गुड मॉर्निंग क्लास। एटम को डिस्कस करने के बाद में अब हम एटम के अंदर जाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि एटम को हमने एक स्फीयर की फॉर्म में अब तक कंसिडर करते हुए आए हैं, तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की हमने बात की थी, एटम के बारे में बात कर रहा हूं, वो एक तो था इलेक्ट्रॉन, जो कि सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज बताया गया है और ये कहा गया है कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेम होता है, यानी कि जो एक कंप्लीट एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, कोई उसके ऊपर नेट चार्ज नहीं होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब टोटल पॉजिटिव किसके बराबर होगा, टोटल नेगेटिव के बराबर होगा। Is that clear? Now, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी एटम के जो सेंट्रल कोर हमने अब तक बोला है, जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज्ड बताया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग डिफरेंट हाइपोथेसिस आई। तो जिस चीज को प्रेजेंट टाइम में कंसिडर किया गया है वो ये है कि न्यूक्लियस, इसे कंबाइंड फॉर्म में कहा जाएगा, यानी कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हमने अब तक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर हम बोलते हुए आए हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, डिफरेंट रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, रिवॉल्व वहां पे कर रहे थे। तो न्यूक्लियस के कंस्ट्रक्शन की अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस? देखिए, न्यूक्लियस वर्ड के अंदर बेसिकली दो चीजों को कंसिडर किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड द सेकंड वन इज न्यूट्रॉन। यानी कि किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो पार्टिकल्स होंगे। प्रोटॉन पे फिर से टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है, यानी प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रल होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, दैट इज न्यूट्रल है ये। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस की साइज की, न्यूक्लियस के मास की, शेप किस तरीके से होगा, डेंसिटी उसकी किस तरीके से होगी, डिफरेंट एटम्स के जो न्यूक्लियस होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे टोटल जो है वो डिस्कशन हमारा आगे चलेगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर नोटेशन की यहाँ पे बात करेंगे। न्यूक्लियर नोटेशन की अगर सबसे पहले बात की जाए तो किस तरीके से मैं किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये होगा। देखिए, कुछ चीजें आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ए जो होगा ये होगा एटॉमिक मास। एक्स जो होगा ये आपके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए माइनस जेड जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये ध्यान है आपको, एक बार फिर से हम रिमाइंड करने के लिए बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। और चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर बात की जाए तो ये प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर होना पड़ेगा नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, जिससे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे वो भी सेम हो सके। एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियन एक टर्म हम आगे काम में लेंगे। इन टर्म्स को एक बार समझिएगा। न्यूक्लियन बेसिकली, देखिए न्यूक्लियस क्या है, कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जो सेंटर में है, जो कुछ भी सेंटर में है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस। एक वर्ड हमने बना दिया है। न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन है आपके न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपको कंबाइंड फॉर्म में बात करनी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तब हम वर्ड काम में लेंगे, वो कहलाएगा न्यूक्लियन। और फिर हम बात करें कि न्यूक्लियस के मास को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसे मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस का हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इट विल बी गिवन बाय दिस। ये इस तरीके से हम न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करेंगे। मास ऑफ एटम को अगर हम देखें, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास, इसको हम m e से जो है यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम का जो टोटल मास होगा वो किसके मास के बराबर होगा, बेसिक एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एटम किस किस से मिलके बना है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना हुआ है। न्यूक्लियस के मास में अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास को ऐड कर दें तो हमें जो है यहाँ पे मास ऑफ एटम मिल जाना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे अब करने जा रहा हूं। तो मास ऑफ एटम को अगर हम लिखें, तो ये होगा आपके पास में मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m zx से। दिस इज स्टैंड फॉर मास ऑफ एटम। This will be equals to mass of nucleus, that is m plus mass of electrons। और total electrons कितने होते हैं? z के बराबर। This is the total number of electrons। So आप इस तरीके से मास को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। When required, मास को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। Is that clear? नोट करें इसे। उसके बाद हम बात करेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई यूनिट काम में ली गई, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसे AMU से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब AMU क्या है? व्हाट इज 1 AMU?
ये हमें समझना है। तो AMU की जो डेफिनेशन है 1 AMU कितने मास के बराबर होगा, ये दिया जाता है कि C12 जो कार्बन का एटम होता है उसका जो मास है उसका 1/12 जो है उसे 1 AMU कहा जाएगा। अब जैसा कि हम सबको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 6.023 इंटू 10⁻⁴ आपके पास में जो अवोगाद्रो नंबर होता है इंटू 10⁻⁴ वी हैव 23 अवोगाद्रो नंबर के बराबर अगर आप लेते हैं तो उसका मास कितना आएगा, तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम of will be 12 ग्राम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12 will be equals to 12 upon this will be 6.023 into 10⁻23, then 1 AMU will be equals to 1/12 of mass of one atom of, so what will be the answer, it will be 1/12 multiplied by 12 upon 6.023 into 10⁻23, so it will be somewhere down the line 1 AMU will be equals to 1.66 into 10⁻⁻24 gram, which can be written as, if you're talking about in SI unit, 1.66 into 10⁻⁻27 kg. This will be the required answer. तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि 1 AMU will be equals to 1.66 multiplied by 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में अगर आपको आता है तो पावर आपको ध्यान रखनी है -24 काम में ली जाएगी, और किलोग्राम में अगर बात करेंगे तो पावर विल बी 10⁻⁻27। इज दैट क्लियर? नोट करें इसे। ना उसके बाद में बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। आइंस्टाइन ने दिया, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन क्या बोलता है, आइंस्टाइन कहता है कि मास और एनर्जी दो ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरचेंजेबल है, यानी कि दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब आपके पास अगर कुछ मास है तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर एनर्जी है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही इंटरचेंजेबल है, यानी कि दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर मास में कमी आई है, मास में लॉस हुआ है, तो वो एनर्जी की फॉर्म में वहां पे जनरेट हो जाता है, यानी कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कहीं पे अगर एनर्जी का डिस्टॉर्शन हुआ है, एनर्जी खत्म हुई है, तो वहां पे नया मास डेफिनेटली क्रिएट होगा ही होगा। तो क्या है ये बेसिकली, तो हम इसको एक बार डिस्कस करें। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल्स टू mc², ये रिलेशन दिया गया है मास और एनर्जी के बीच में। E है यहां पे एनर्जी, m इज मास। ये बेसिकली आप आगे देखेंगे मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट क्या होता है उसको हम थोड़ा सा भी देर में इसके बारे में बात करेंगे। एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कितने मास में कमी आई है
वो डिफाइन करेगा कि एनर्जी वहां पे कितनी जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी। इसके बाद में एक छोटा सा रिलेशन और हमें निकालना होगा कि एएमयू अभी हमने कुछ देर पहले डिसाइड किया, जिसको हमने एटॉमिक मास यूनिट से बोला, तो 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है उसे भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 AMU। इज इट क्लियर? ये आपके पास निकल के आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर हमारे पास में आएगा वो ऑब्वियसली जूल में आएगा। करना क्या है आपको, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये केजी में हमारे पास आ चुका था। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ सी, दैट इज 3 इंटू 10⁸8 के स्क्वायर से। ये जो आपके पास एनर्जी निकल के आएगी इसकी वैल्यू आपको मिलेगी जूल में, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो सारे के सारे पैरामीटर्स लिए हैं वो उनकी एसआई यूनिट में काम में लिए हैं। तो ये आपके पास था केजी, ये आपके पास है मीटर पर सेकंड। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जूल में। इसको क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद में आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा यू विल गेट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 AMU मास का अगर लॉस होता है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1 AMU मास का लॉस होता है तो इतनी एनर्जी जो है वो फॉर्म हो जाएगी, इतनी एनर्जी आपको उसके बदले में मिलेगी। यही मास एनर्जी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की साइज के बारे में, शेप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। साइज जैसे ही वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो हम सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि कितनी जगह कोई चीज घेरने वाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी वो उतनी जगह घेरेगा। इसी तरीके से साइज अगर कम होगी तो उतनी कम जगह वो घेरेगा। अगर हम साइज ऑफ ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो पहले ये कहा जा चुका है कि एटम की जो साइज होगी इट विल बी समवेयर 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, और न्यूक्लियस जो होगा 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का हो सकता है। अब हम देखें कि न्यूक्लियस की साइज के बारे में कैसा कौन सा रिलेशन है जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला। तो साहब ये कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये प्रोपोर्शनल निकल के आता है ए के। व्हाट इज ए? ए इज द एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा देखें, 4/3 πr³। इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए, तो आर विल बी समहाउ दिस। ये रेडियस निकल के आई है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। R0 है यहां पे कांस्टेंट, विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। इज दैट क्लियर? और ए एटॉमिक मास है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस यहां पे कर चुके हैं। इसे आप फर्मी भी बोल सकते हैं, जो आपके पास में 10⁻, दिस इज नॉट -14, इट इज -15। ओके, करेक्शन देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा। ये है 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर को आप फर्मी बोल सकते हैं, यानी कि 1 फर्मी भी बोल सकते हैं। तो फर्मी में अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है तो उसे ध्यान रखिएगा 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये रिलेशन हमारे पास में निकल के आता है
तो यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ, अभी ये रिलेशन आगे चल के काम में भी आएगा, किस तरीके से काम में आएगा उसको भी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो रेडियस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट क्यूब रूट ऑफ ए, यानी कि एटॉमिक मास के। इज दैट क्लियर? फर्दर अब हम इसके आगे अगर मूव करें तो अब हमें यहां पे बात करनी है न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या टर्म है, एक बार देखते हैं। अब इस लेवल पे आने के बाद में देखिए 11th हम पूरा पढ़ चुके हैं, 12th ऑलमोस्ट एंडिंग चल रहा है। तो जब भी डेंसिटी नाम का वर्ड हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो शब्द आता है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? नाउ मास अपॉन वॉल्यूम, यहां पर भी सेम चीज रहेगी, डेंसिटी का मतलब अब भी वही रहेगा, चिंता मत कीजिए, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, यानी कि रो की, मास को आप लिख सकते हैं AU। A है यहां पे एटॉमिक मास, U है यहां पे वही जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं AMU, अपॉन वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ देर पहले ही अभी हम डिस्कस करके आए हैं R इज इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3 है। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट किए देता हूं तो वी हैव AU डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं R0 क्यूब A। इज दैट क्लियर? A से A कैंसिल होगा एंड वी हैव डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3U अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये निकल के आता है। इंटरेस्टिंग क्यों है उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट यानी कि डेंसिटी जो है किसी भी न्यूक्लियस की वो A पे डिपेंड नहीं कर रही है, ना ही Z पे डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो सेम होने वाली है। अब कुछ देर पहले आपने कहा था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने बोला कि जिसका A ज्यादा उसकी साइज बड़ी, जिसका A कम उसकी साइज छोटी। ठीक है बात? तो अगर बड़ा न्यूक्लियस है तो भी उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी जितने छोटे न्यूक्लियस की रहेगी। दैट मीन्स मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वो सेम फॉर्म में होता है, लगभग एक सा होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है गिवन वॉल्यूम में। तो अगर डेंसिटी सेम है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि मास पूरे के पूरे न्यूक्लियस का, यानी कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो न्यूक्लियस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो सेम टाइप से होगा कि उसकी डेंसिटी को सेम बना के रखा जा सके। इज दैट क्लियर? इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपके पास में ये कांस्टेंट्स अगर बचते हैं तो डेंसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं यू विल गेट 2.3 into 10⁻17 2.3 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी निकल के आई है। ऐसा ही यूनिट्स में मैंने डेंसिटी आपको बता दिया है। तो ये ए पे डिपेंड नहीं करती, लिख दीजिएगा आप इस पे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी इज ए से क्या है, ये इंडिपेंडेंट निकल के आती है। क्लियर है? नोट करें इसे। उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आगे हमारे काम में आने वाली हैं, उनको हम एक बार फिर से देखेंगे।
फर्स्ट वी हैव आइसोटॉप्स, second we have isotone, third we have isobar. सबसे पहले बात करेंगे आइसोटॉप्स की। देखिए आइसोटॉप का मतलब है, आपको ध्यान रखना है, जिनके लिए Z सेम है। इनको शॉर्ट फॉर्म में मैं एक बार लिख देता हूं। इसी तरीके से जब बात की जाती है आइसोबार के बारे में, दैट मीन्स A सेम होगा, और जब बात की जाती है आइसोबार, दैट इज हियर वी हैव आइसोबार, और जब बात की जाती है आइसोटोन्स की, तो आइसोटोन्स का मतलब है यहां पे N सेम होगा। यानी कि आइसोटॉप्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो न्यूक्लियस जिनके लिए जिनके लिए Z यानी कि पोजीशन सेम होगी, जो हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं उसके लिए पोजीशन अगर सेम होती है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट बेसिकली न्यूक्लियस होंगे जिनको कि आइसोटॉप कहा जाता है। यानी कि Z सेम होगा, पोजीशन सेम होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उनके अंदर वो यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनको इजीली समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अगर आइसोटॉप्स की मैं बात करूं, तो ये है आपके पास में 1H1, 1H2 और 1H3। तो काफी इजीली आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं डेफिनेशन के साथ में कि Z की वैल्यू जो है इनके लिए ये सेम है, 1 1 1। इसी तरीके से कुछ और भी हमारे पास में आइसोटॉप्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि हीलियम का एग्जांपल हमारे पास में है। हीलियम के आइसोटॉप्स की अगर बात की जाए तो वी हैव 2He3, 2He4 एंड 2He5। यहां पे फिर आप देख सकते हैं Z की वैल्यू क्या है, 2 2 2। सभी के लिए Z की वैल्यू क्या है, सेम। कार्बन के भी आइसोटॉप्स की हम बात कर सकते हैं। We have 6C10, 6C11, 6C12, 6C13, 6C14। ये सभी आपके पास में जो आइसोटॉप्स हो गए हैं कार्बन के। एंड फाइनली भी ऑक्सीजन के भी आप लिख सकते हैं 8O15 ऑक्सीजन के हमारे पास में, 16, 17, 18, 19। तो इन सभी में कॉमन क्या चीज है, आप देख सकते हैं कि सभी एक ही एलिमेंट के न्यूक्लियस हैं और एक ही एलिमेंट के हैं। दैट इज वाई इन सभी के लिए Z की वैल्यू यहां पे जो है वो सेम निकल कर आती है। इन एग्जांपल्स को नोट कीजिएगा। फिर हम मूव करेंगे आइसोटोन्स के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होने वाले हैं यहां पे वो अब सेम निकल के आएंगे। ऑब्वियसली डिफरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस ये यहां पे होंगे। इसकी हमने बात कर दी है। देन हम बात कर रहे हैं आइसोटोन्स की, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम। यहां पे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, यहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। एग्जांपल्स आप इसके भी लिख दीजिए, जैसे हीलियम और लिथियम 2He4 और 3Li5। फर्स्ट एग्जांपल ये होगा, मतलब अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसका। 6C13 और 7N14 एक एग्जांपल ये होगा। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने से मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में यहां पे किस तरीके से निकाल सकता हूं, देखिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं A माइनस Z। तो यहां फर्स्ट वाले एग्जांपल में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो कितने देखिएगा, 4 माइनस 2 दैट इज 2 और 5 माइनस 3 दैट इज ऑल्सो
2। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें सेकंड वाला एग्जांपल में, तो 13 माइनस 6 वी हैव 7 एंड 14 माइनस 7 वी हैव 7। तो दोनों के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम निकल के आता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे। इसी तरीके से फाइनली अब हम एक और एग्जांपल को अगर लें, आइसोटोन जो हमारे पास थर्ड टाइप बचता है वो है आइसोबार। अब आइसोबार किसे कहा जाएगा? आइसोबार कहे जाएंगे जिसके लिए एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक मास सेम होने से अब क्या मतलब है? फिर से वही चीज कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझें तो 11 Na 22 और 10 Ne22। दूसरा एग्जांपल आप ले 24 Cr54 एज वेल एज 26 Fe54। ये दो एग्जांपल हमारे सामने, इनमें आप देख सकते हैं कॉमन चीज क्या है? ए जो है, क्योंकि लिखने का जो तरीका था, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन का तरीका, वो ये था, जहां पे Z आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, A आपको बताता है एटॉमिक मास को और X बताता है नेम ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो यहां पे आप देख सकते हैं Na और Ne दोनों के लिए जो नंबर ऑफ A की वैल्यू है, जो एटॉमिक मास है, दोनों में सेम है। इसी तरीके से Cr और Fe के लिए भी एटॉमिक मास जो है वो सेम है, दैट इज 54 यानी कि ये दोनों एक दूसरे के, और नीचे वाले जो ब्लॉक में लिखे हुए ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसो बार्स यहां पे कहलाएंगे। क्लियर है? तो इन कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को डिस्कस करने के बाद में अब हम आ पहुंचे एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ गए हैं, विच इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को समझने के पहले मैं मास डिफेक्ट वाली टर्म को डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास में दो स्टोन्स है, क्लियर है, इनका आपने मेजर किया मास, दैट वाज द फर्स्ट स्टोन एंड दिस इज द सेकंड स्टोन यू हैव। इसका मास निकल के आता है कुछ x, इसका मास निकल के आता है कुछ y। अगर आप दोनों को साथ में मेजर करते हैं, दोनों के मास को साथ मेजर करते हैं, तो मास क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस से अगर हम बात करें, दैट शुड बी x प्लस वाई। इज दैट क्लियर? हमारे पास में दो अलग अलग चीजें हैं, एक का मास है x, एक का मास है y, दोनों को कंबाइंड जब हम मेजर करते हैं तो आंसर शुड बी x प्लस वाई। लेकिन ऐसा न्यूक्लियस के साथ में नहीं होता है। ये देखा गया कि न्यूक्लियस के साथ में ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है, दोनों का मास जो एक साथ हम कैलकुलेट करते हैं, इसे आप z बोल दें, तो नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं, जो हम बात की कि कॉमन सेंस से अगर हम बात करें तो अगर इन दोनों का कंबाइंड मास z है तो नॉर्मली z मस्ट बी इक्वल टू x प्लस वाई, बट प्रैक्टिकल इट इज नॉट हैपनिंग विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, z इज समहाउ लेस देन x प्लस वाई, यानी कि यहां पे मास में कुछ ना कुछ लॉस हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कहां गया ये मास लॉस? ये जो मास में लॉस हुआ है ये गया कहां?
तो आइंस्टीन ने इसी को रिलेट किया, जैसे कि हम अभी भी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो यहां जो मास में लॉस हुआ है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और वो एनर्जी किस काम में आ रही है? वो काम में आ रही है सभी प्रोटॉन्स और सभी न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड करके रखने में। क्योंकि देखिएगा, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो चारों तरफ बेचारे चक्कर लगा ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर की, तो न्यूक्लियस के अंदर आपने बोल दिया है बड़ी आसानी से कि साहब दो टाइप के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, वन इज प्रोटॉन एंड द अदर इज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को एक बार हम भूल जाते हैं क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। आपने कहा है कि न्यूक्लियस कुछ नहीं है, एक बहुत छोटा सा स्फेरिकल शेल है, और इसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, न्यूट्रॉन्स बैठे हुए हैं। कहना बड़ा आसान था, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो सभी प्रोटॉन्स के लिए चार्ज है पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस को पास पास रख देते हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्शन वहां पे होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को, सभी जो एक दूसरे को जो है दूर की तरफ धक्का देने वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? वो हुआ इस मास डिफेक्ट की वजह से। इस मास में जो कमी आई यही कहलाती है मास डिफेक्ट। और यही एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है सारे के सारे सेम चार्ज के प्रोटॉन्स को छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए। क्लियर है? इसको अभी फिर से हम एक बार डिस्कस करेंगे दोबारा से। अभी एक बार ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि होता क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए सभी प्रोटॉन्स के इंडिपेंडेंट मास का एडिशन और सभी न्यूट्रॉन्स के इंडिपेंडेंट मास के एडिशन को आपस में जोड़ दिया जाए, तो हम ये देखते हैं कि वो मास अब भी न्यूक्लियस, पूरे के पूरे कंबाइंड न्यूक्लियस के मास से भी ज्यादा निकल के आता है। इज दैट क्लियर? इसको भी दोबारा से फिर से देखते हैं हम। मास डिफेक्ट को एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट? delta m. It is nothing but total mass of protons plus total mass of neutrons minus मास ऑफ न्यूक्लियस। ये जो क्वांटिटी आपको मिलती है, दिस इज डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट। और ये जो मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, क्योंकि मास अगर खत्म होगा तो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होगी, ऐसा आइंस्टाइन बोलता है, वो एनर्जी ही आपकी अपीयर होती है बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि सारे के सारे सेम चार्ज के प्रोटॉन्स को बहुत छोटी सी जगह में बांधे रखने के लिए जो एनर्जी काम में आ रही है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये एक छोटी सी चीज हमें समझनी है, नोट कीजिएगा इसे। इसी में यहां पे चलिए दोबारा इसको रब करके मैं लिख देता हूं। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो आपको डेल्टा एम सी स्क्वायर निकालना है।
C इज कांस्टेंट, दैट इज टारगेट है हमारे पास में डेल्टा एम फाइंड करना। डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट कितना है। मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। मास डिफेक्ट आपने बोला टोटल मास ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या निकल के आएगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास निकल के आएगा मास ऑफ वन प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय Z। इज दैट क्लियर? एक प्रोटॉन का मास mp हम बोल देते हैं, इसको Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स निकल के आया। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकल के आएगा? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज A माइनस Z। इज दैट क्लियर? ये आपके पास आया है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इसमें से आपको माइनस करना है मास ऑफ न्यूक्लियस को, दैट इज exactly this term is representing delta m which is mass defect। हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, तो EB जो निकल कर आएगी इट विल बी ZMP plus A minus Z Mn, this will be small n, that is for neutron, capital N is standing for nucleus। सी स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स जो उसको एक बार फिर से मैं रिप्रेजेंट किए देता हूं। Z इज फॉर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A minus Z is equals to number of neutrons, Mn, कैपिटल N लिख रहा हूं मैं यहां पे, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ZX। इज दैट क्लियर? नोट करेंगे इसे। इसे डिस्कस करने के बाद में एक फर्दर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसे लिखने के लिए मेरी कोशिश ये है कि मैं जो अब तक हमने लिखा है इसे रब ना करें। हेडिंग यहां पे लिख रहा हूं देखिएगा, टोटल हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या है? सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स जो कि बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हैं, उन्हें आपस में बांधे रखना। ये बांधे रखने का काम जो करता है वो करता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद में उसे हम डिस्कस करेंगे। चार्ज के ऊपर कोई उसका इफेक्ट आता नहीं है, सभी पार्टिकल्स के बीच में सेम तरीके से वो काम करता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। टोटल बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल चुके हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब है कंबाइंड फॉर्म में आप बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए है। ए, ये जो ए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है? तो अगर आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी को A से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये अब आपको बताइए, हम सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बनाते हैं उसकी एटॉमिक मास के साथ में, और ये ग्राफ आपको स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जिस
भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा होती है वो स्टेबल होगा, जिस भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है वो कम स्टेबल होता है। और वहां से हम हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो मूव कर जाते हैं विच इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या जरूरत है रेडियो एक्टिव होने की, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं देखूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, तो करना क्या है आपको, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी एंड पर न्यूक्लियन मींस डिवाइड बाय, आपने क्या कर दिया, इसे ए से डिवाइड कर दिया है। तो मैं चाहूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरीके से, समझिएगा। ये मैं कुछ भी नहीं बाइंडिंग एनर्जी लिख रहा हूं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इस इक्वेशन से। This is binding energy per nucleon. Is that clear? नोट कर दीजिए आप इसको, सब कुछ नोट कर लीजिए। बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। वाई एक्सिस पे मैं लूंगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एक्स एक्सिस पर लूंगा एटॉमिक मास को। इज इट क्लियर? ग्राफ जो बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। कुछ खास बातें हैं इस ग्राफ के रिगार्डिंग, वो हम यहां पे केवल डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। चीजें जो हमें नोट करनी है वो ये है कि ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स। लगभग सभी एलिमेंट्स के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आती है। मैक्सिमम वैल्यू आती है 26 फेरेस के लिए आती है। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है मैक्सिमम इट इज ऑलमोस्ट 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ये जो वैल्यू है ये है आपके पास में 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 56 है इसके लिए एटॉमिक मास। जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होती जाती है और इसकी मिनिमम वैल्यू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगी। ये आगे की तरफ की हम बात कर रहे हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मिनिमम वैल्यू जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो ड्यूट्रॉन 1H2 के लिए है।
minimum, it is almost 1.1 mega electron volt. ये कुछ डेटा हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो यहां से कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी तब होगी जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज हायर देन न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट स्टेबल। और स्टेबल अगर नहीं होगा तो फिर जो है पिक्चर में आएगा अब रेडियो एक्टिव वाला पार्ट, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल इसे नोट कीजिए। थैंक यू क्लास।